Hello everyone, so today we are starting with section 25, 26 and 27. 25 is for procedure for registration, 26 is deemed registration and 27 is special provisions relating to CTP and NRTP. तो सबसे पहले जो सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सेक्शन 25 दैट इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. सो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन. सो कब हमें अप्लाई करना पड़ेगा और कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहला पॉइंट है पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24. सो सेक्शन 22 जो था दैट वाज हु आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड 24 इज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. सो इन दोनों के अंडर अगर कोई आ रहा रजिस्ट्रेशन के तो उनको हर उस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जहाँ पर वो लायबल होगा. अब कब करवाना पड़ेगा दैट इज़ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन. जिस टाइम पर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया उसके विद इन 30 days उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. दूसरा है अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उनकी अब उनको कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. उनको हर उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जहाँ पर वो लायबल हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए. एंड कब करवाना पड़ेगा एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ देयर बिजनेस. उनके बिजनेस कमेंस होने के 5 दिन पहले उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा. Now the third point is every person who makes a supply from the territorial waters of India. टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से अगर कोई कर रहा है तो उनके केस में क्या होगा, उनको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इन द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड. और कब करवाना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन. So there is an example here, we are going to read it. Sugam Services Limited is engaged in taxable supply of services in Delhi. So services के केस में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टर्नओवर की कितनी लिमिट होती है दैट इज़ 20 lakhs and for the goods it's 40 lakhs. So the turnover of Sugam Services Limited exceeded rupees 20 lakhs on 1st November. It means that he is liable. It is liable to get registered by 1st December in Delhi. So within 30 days उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा. So the second point is state wise registration. So point A is one registration per state. फॉर द GST पर्पज़ हम कोई भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमें सेपरेटली मतलब कि अगर मैं दिल्ली में अपना बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अगर मैं किसी और स्टेट में जाती हूँ अपना सप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन मुझे वहाँ पे भी करना पड़ेगा अगर मैं वहाँ पर भी अपना कोई बिजनेस कर रही हूँ. Then the B point is separate registration for different places of business within a state union territory may be granted. So अगर मैं चाहती हूँ मेरा बिजनेस है उसमें मेरी 2 ब्रांचेज़ हैं और सेम लाइन ऑफ बिजनेस है और मैं चाह रही हूँ कि दिल्ली में मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाऊँ अपने दोनों ब्रांचेस का, तो मैं वो करवा सकती हूँ. बट उस केस में क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों बिजनेस में अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. ये नहीं होगा कि मैंने एक का करवा दिया तो मुझे दूसरे का नहीं करवाना पड़ेगा. मुझे सेपरेटली दोनों के रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाने पड़ेंगे. अकॉर्डिंगली जब मैं कोई सप्लाई करूँगी तो मुझे जो इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा तो वो भी मुझे अलग अलग करना पड़ेगा. और अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है तो वो टैक्स रिसीप्ट मुझे इशू करनी पड़ेगी. देन अगर मुझे ये ऐसा रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है दैट इज़ फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01 में मुझे करवाना पड़ेगा. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल 17. Meethalal and Sons, a supplier in Maharashtra, has 3 branches in Mumbai, Pune and Mahabaleshwar. Mumbai and Pune branches are engaged in supply of garments and Mahabaleshwar branch engaged in supply of shoes. So either it can obtain single registration for Maharashtra declaring one of the branches as principal place of business and the other 2 branches as the additional place of business, or it can obtain separate GST registration for each of the 3 branches in Mumbai, Pune and as separate places of business. In case of Meethalal and Sons opt to have separate registration for its all 3 branches and Mumbai branch send some garments for sale to Pune branch. Mumbai branch must send
must raise a tax invoice and pay tax on such transfer of garments to Pune branch. सो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन एक ही स्टेट में रहकर वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट इन केस इसमें क्या करना पड़ेगा, उनको टैक्स इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी जब भी वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अपनी कोई सप्लाई करेंगे. सो द सी पॉइंट इज कॉम्पोजिशन लेवी इन केस ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट यूनियन टेरिटरी. सो कॉम्पोजिशन लेवी की अगर हमने स्कीम लिया है, सो या तो दो स्कीम्स हो सकती है, या तो नॉर्मल स्कीम हो सकती है, या कॉम्पोजिशन स्कीम हो सकती है. अगर कोई पर्सन है जो कि अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर एक प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसका दिल्ली में है मान लीजिए, और दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस अगर उसका किसी और अदर स्टेट्स में है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगर ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक स्टेट दिल्ली में, दूसरा किसी मान लीजिए यूपी में, एक दूसरा मान लीजिए हरियाणा में, तो 3 स्टेट्स में उसके अलग अलग बिजनेस हैं. एंड इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेट में तो उसका नॉर्मल टैक्स नॉर्मल स्कीम है, तो बाकी के स्टेट्स में भी वो जो है नॉर्मल, बाकी किसी स्टेट में वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता अगर वो एक स्टेट में नॉर्मल स्कीम चूज़ कर रखी है उसने. तो दूसरा पॉइंट है कि अगर उसने कोई एक ऐसा प्लेस ऑफ बिजनेस है जो कि सेपरेटली रजिस्टर्ड है, और अगर उस प्लेस ऑफ बिजनेस में अगर वो इनएलिजिबल हो जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो बाकी के प्लेसेस ऑफ बिजनेस के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आया दैट इज सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, जो कि किसके लिए, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस क्या होगा कि अगर कोई पर्सन जो है कि लायबल नहीं है अंडर सेक्शन 24 या 22 के अंडर रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल नहीं है, बट अगर फिर भी वो अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, सो उस केस में क्या होगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा. ही हैज़ टू पे टैक्स, चाहे वो उसकी टर्नओवर 20 लाख से या 40 लाख से एक्सीड ना भी करे तब भी. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 की बात करें तो डिस्टिंक्ट पर्सन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की बात की गई है. अब डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सा होता है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एक स्टेट में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और दूसरी स्टेट में भी जाके उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो एक स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और दूसरे में, वो दोनों क्या होंगे, एक डिस्टिंक्ट पर्सन्स होंगे. डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि अगर एक पर्सन, मतलब एक यहाँ से दिल्ली से यूपी में कोई सप्लाई करेगा, तो उनको जो है टैक्सेबल सप्लाई उसको मान लिया जाएगा, मतलब वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी, चाहे वो उनकी खुद की, मतलब एक पैन के अंडर ही रजिस्ट्रेशन चाहे वो हो रखा है. Now the fifth point is PAN must for obtaining registration under section 25 subsection 6 and 7. So वो पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसके लिए पैन होना इज़ मैंडेटरी, पैन उसके पास होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और फॉर एनआरटीपी के लिए क्या होगा, अब एनआरटीपी इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री, तो उसके पास पैन तो होगा नहीं, तो उसके पास कोई भी ऐसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ उसके कंट्री की होनी चाहिए. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट इज सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 and 10 दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है वो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या किसी मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन, सो उन लोगों को UIN लेना इज़ कंपल्सरी फ्रॉम द GSTN पोर्टल. अब UIN इज़ नीडेड, अब ये रीड करेंगे पैराग्राफ, दिस UIN इज़ नीडेड फॉर क्लेमिंग रीफंड ऑफ टैक्सेस. अब UIN किसके लिए काम आएगा, रीफंड ऑफ टैक्सेस. मतलब कि देयर आर सम नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिनके पे उन्होंने टैक्सेस पे करा है. अब उन टैक्सेस पे करने पर जो रीफंड उनको चाहिए, उस रीफंड को लेने के लिए उनको वो UIN जो है UIN के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. A person having UIN is not registered person and thus is not a taxable person. UIN होल्डर जो होगा, जिसके पास UIN होगा, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा. ही इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड दस इज़ नॉट अ टैक्सेबल पर्सन. उसको बस क्या चाहिए, उसको रिफंड के लिए ही उसने अपना UIN को इशू करवा रहा है वो, फाइन.
देन द नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा है, द प्रॉपर ऑफिसर मे अपॉन सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और आफ्टर फिलिंग अप द सेड फॉर्म और आफ्टर रिसीविंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असाइन अ UIN टू द सेड पर्सन एंड इशू अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म GSTR 06 विद इन 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उनको करवाना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार ये बता देना चाह रही हूँ कि दैट दिस बुक वेयर दिस पेजेस विच आई एम रीडिंग फ्रॉम ये CA के बुक के हैं एंड मुझे मतलब ये कन्वीनियंट लगे मुझे, इनकी मतलब जो इनका फ्लो चार्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स है, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, दैट्स वाई आई हैव मेड द वीडियो फ्रॉम दिस। So you can refer this book, you can refer the CA book as well, or you can just pause the video and you can write the short notes of all these things and you can read from it. तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ कि ये सेक्शन हम कौन सा कर रहे हैं, सेक्शन 25 दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट दैट इज सेक्शन 25 सब सेक्शन 8 जो कि है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो का मीनिंग होता है ऑन इट्स ओन। अब प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो अपने आप ही रजिस्ट्रेशन कर लेगा। क्यों, कब करेगा? जब जैसे कि कोई सर्वे या इंक्वायरी या कोई इंस्पेक्शन या कोई सर्च हुआ, उसकी प्रोसीडिंग के अंडर अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको ये लग रहा है कि दैट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द पर्सन इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो उस पर्सन का टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर देगा। सो प्रॉपर ऑफिसर ने जिसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब उसके पास पर्सन के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? उसके पर्सन के पास ये ऑप्शन रह जाता है कि या तो वो उसको लगता है कि हाँ कि प्रॉपर ऑफिसर इज़ करेक्ट, सो ही कैन प्रिस्क्राइब, ही कैन क्या नाम है, ही कैन फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आज टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कर दिया है तो उस आज के बाद 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, सो वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट सच टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अब वो अपील कहाँ फाइल करेगा? वो अपील फाइल करेगा एपेलिएट अथॉरिटी को। यहाँ पर ये पॉइंट पे है, इन केस 2 इफ़ द एपेलिएट अथॉरिटी अपहोल्ड्स द लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सच ऑर्डर ऑफ द एपेलिएट अथॉरिटी। फाइन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सो अब प्रोसीजर क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए? अब ये प्रोसीजर जो है नॉर्मली ये जो रजिस्ट्रेशन हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं, तो ये प्रोसीजर इन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन के लिए? NRTP के लिए, पर्सन जो कि डिडक्ट करे TDS, और पर्सन जो कि कलेक्ट करे TCS अंडर सेक्शन 51 एंड 52, एंड फॉर OIDR के लिए। इनके लिए एक सेपरेट सेक्शन है, इनके लिए सेपरेट प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो कि हम फ्यूचर फर्दर पढ़ेंगे। नाउ सच पर्सन शैल, जिनके लिए जो इस सेक्शन के अंडर अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है कि सच पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GSTR 01। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन GST फॉर्म REG 01 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। नाउ लेट्स बिगिन द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास जो प्रोसीजर रहेगा तो उसमें ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 में क्या होगा कि हर वो पर्सन जो कि लायबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले उसको पार्ट A का जो पार्ट होगा उसको सबसे पहले फिल करना पड़ेगा, और उसका फॉर्म जो रहेगा दैट इज़ फॉर्म GSTR 01, जो कि इसे कहाँ से मिल जाएगा? कॉमन पोर्टल जो है हमारा GST का, दैट इज़ www.gst.gov.in। वहाँ से उसको सबसे पहले जो हमें नॉर्मल जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? अपना पैन की डिटेल्स, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। पैन नंबर किस लिए होता है? पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम CBDT डेटाबेस, तो उससे हमें पता चल जाता है। और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस किस लिए होता है? OTP भेजने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। फाइन। जब ये हमारा तीनों हो जाता है, वैलिडेशन हो जाता है इन तीनों चीज़ों का, उसके बाद हमारा होता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन।
सॉरी, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। सो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जब जनरेट हो जाता है तो वो कम्युनिकेट कर दिया जाता है, जो कि एप्लीकेंट होता है उसको दे दिया जाता है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू दिया जाए, चाहे वो ईमेल एड्रेस के थ्रू दिया जाए। अब ये देने के बाद उसके बाद उसका ऑप्शन आ जाता है पार्ट बी के डिटेल्स फिल करने का। अब पार्ट बी में क्या क्या डिटेल्स होती हैं ये हम रीड करेंगे। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन की वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, देन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कमेंस कब करने वाला है, और रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, रीज़न क्या है कि टर्नओवर एक्सीड कर गई इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अब उसमें वो बताएगा कि उसका एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसकी डिटेल्स देगा, देन बैंक की डिटेल्स देगा, और ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर कोई है तो उसकी डिटेल्स वो देगा। सो TRN यूज़ करके, अब नेक्स्ट देखिए क्या एरो बना हुआ नीचे जा रहा है, क्या लिखा हुआ है कि TRN यूज़ करके वो क्या करेगा, TRN यूज़ करके वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा पार्ट बी की डिटेल्स को। फाइन, पार्ट बी की डिटेल्स फिल करेगा। अब कैजुअल टैक्सेबल, नीचे आप देखेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लिखा है, हाईलाइटेड बना हुआ है, एंड उसमें क्या लिखा है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए TRN कैसे काम आएगा, कि वो एडवांस डिपॉजिट करने के लिए उसको वो TRN नंबर काम आएगा। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। सो एप्लीकेशन जो होगी वो फॉरवर्ड की कर दी जाएगी प्रॉपर ऑफिसर को। अब इसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को जो है एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। अब हमारा जो है हमारा पार्ट 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी की डिटेल्स हमने फिल कर ली है। पार्ट ए में जो डिटेल्स हमने क्या, पैन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सबमिट किया, तो उसकी वजह से हमारा पैन वैलिडेशन हो गया और मोबाइल का OTP वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद हमारा पार्ट ए की डिटेल्स फिल करने के बाद हमें क्या मिला, TRN नंबर मिला, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिला। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का जो है हमें काम का है। सो TRN का यूज़ क्या होगा हमारे लिए, TRN यूज़ होगा हमारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पार्ट बी की डिटेल्स को फिल करने के लिए, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए ये काम आएगा एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करवाने के लिए। अब ये जब हमारा पार्ट ए एंड पार्ट बी की डिटेल्स हमने फिल कर दी, तो इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी किसको, प्रॉपर ऑफिसर को। प्रॉपर ऑफिसर के पास से एप्लीकेशन चली जाएगी। द प्रोसीजर आफ्टर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज डिपिक्टेड इन पार्ट 2। अब हम इसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 की। नाउ पार्ट 2 में क्या हो रहा है कि अब पार्ट 1 में क्या हो गया था, हमने प्रोसीजर पार्ट ए एंड पार्ट बी को फिल कर दिया था। पार्ट ए एंड पार्ट बी को फिल कर देने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन थी वो प्रॉपर ऑफिसर के पास चली गई। अब प्रॉपर ऑफिसर के पास चली गई तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा कि प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा और एप्लीकेशन को, एंड अगर देखो इफ़ सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, या तो उसको ऑर्डर में आ जाएगी येस या तो नो। अगर वो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो बोलते हैं कि हाँ दैट ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द जो उसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सही है, तो उसके बाद तो क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GSTR 06। ठीक है, विद इन कितने दिनों में, 3 दिनों के अंदर अंदर वो सबमिशन मतलब आज सबमिट किया तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको दे देगा। ठीक है, और दूसरा है कि अगर वो नहीं होता, मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर को कुछ डिटेल्स लगी कि गलत है, या वो जानना चाहते कि जो पर्सन है वो जो सही डिटेल्स प्रोवाइड करे, सो उस केस में क्या होगा कि प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस इशू कर देगा। 3 दिन के अंदर ही वो इशू करेगा नोटिस। 3 दिन के अंदर अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो नोटिस इशू कर देगा। ठीक है, और अगर जो नोटिस है वो 3 डेज़ के अंदर अंदर नहीं इशू करता, ठीक है, तो नोटिस में बी इशूड नॉट लेटर देन 21 डेज़। 21 दिन के बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर जो है नोटिस इशू नहीं कर सकता। अगर उसने एप्लीकेशन सबमिट करी है आज और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 21 डेज़ निकल गए हैं, एंड 21 डेज़ निकलने के बाद जो है वो नोटिस नहीं दे सकता। अब अगला क्या होगा, अगर वो नहीं दे सकता तो इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ फर्निश द क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसको नोटिस दे दिया तो क्या होगा, येस या नो। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ फर्निश द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ नोटिस, कि या तो वो क्या होगा कि
कि जब उसको 3 दिन के बाद नोटिस दे दिया उसने, विद इन 3 वर्किंग डेज जो है प्रॉपर ऑफिसर ने जो है उसको क्या दे दिया, नोटिस दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा, 7 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेंट को जो भी वो डिटेल्स वो मांग रहा है प्रॉपर ऑफिसर, उसको वो करेक्शन करके उसको वो वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यस इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, या तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा या तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर प्रॉपर ऑफिसर जो है वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि डिटेल्स प्रोवाइड करी गई है, तो प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो क्लैरिफिकेशन का जो है एस्ट्रिक्स बने हैं, एंड इसमें क्लैरिफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स द मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स डिक्लेयर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अदर देन पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, इनको छोड़ के बाकी अगर किसी चीज़ में उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो वो मांग सकते हैं। So there is a deemed approval of application that is written under. So that is a separate point of discussion that we will do later. Now the point is deemed approval of registration application. किन किन केसेस में मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया। पहला पॉइंट है इन केसेस वेयर अ पर्सन सक्सेसफुली अंडरगोज ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। जहाँ पर उसने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया है, तो उस केस में विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। सेकेंड पॉइंट है इन केसेस वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो उस केस में जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस प्रोवाइड करा है और नोटिस प्रोवाइड करने के विद इन 21 डेज़ के पर, मतलब कि जो है प्रॉपर ऑफिसर वो 3 दिन में उसके पास टाइम होता है कि वो 3 दिन में उसको जो है नोटिस देगा। अगर वो 3 दिन में नहीं देता है तो 21 डेज़ के बाद, 21 डेज़ के पीरियड के बाद वो फिर एप्लीकेशन नोटिस नहीं दे सकता। तो उस केस में भी ये मान लिया जाएगा, अगर वो 21 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वो मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है। थर्ड पॉइंट है इन केसेस वेयर प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी एप्लीकेंट। दूसरे केस में जब हमने पढ़ा था कि जब एप्लीकेंट जो है वो 7 दिनों के अंदर अगर एप्लीकेशन मतलब कि 7 डेज़ के अंदर उसको अंदर वो जो है जितनी भी डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर ऑफिसर ने जो डॉक्यूमेंट्स बोला है कि वो करेक्ट नहीं थी, तो वो करेक्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है। तो उस केस में अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है विद इन 7 वर्किंग डेज़, तो उस केस में आफ्टर 7 वर्किंग डेज़ ये मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो गया है। सो नेक्स्ट अब जो अमेंडमेंट वाला पॉइंट है दैट इज़ ऑल इन ब्लैक। सो इसमें क्या है कि आधार ऑथेंटिकेशन दे रखा है कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाना इज़ कंपल्सरी। जैसे कि अगर हम KYC करवा लें और सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन कर दें तो बहुत ईजिली जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में पढ़ेंगे हम कि विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020 आधार ऑथेंटिकेशन इज़ मैंडेटरी फॉर न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या और एन एप्लीकेंट अदर देन इंडिविजुअल हो। सो नाउ द पॉइंट इज कौन से वो पर्सन्स है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। पर्सन्स रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिफिकेशन इज़ फर्स्टली न्यू एप्लीकेंट। सो कोई भी every individual applicant, an applicant other than an individual shall undergo Aadhaar authentication, furnish proof of possession of Aadhaar number। ठीक है, उसको फर्निश करना पड़ेगा। और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ आधार एप्लीकेशन इन सच केसेस शैल बी अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म GSTR 01। सो अर्लियर जो भी अर्लियर होगा उसको मान लिया जाएगा डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। फाइन। एंड द सेकेंड पॉइंट इज पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो अब आधार ऑथेंटिकेशन जो होगा वो मैंडेटरी हो गया है। सो वो लोग जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं उनको भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपल्सरी होगा।
ठीक है। बी पॉइंट है वेयर आधार नंबर इज नॉट असाइंड। इन केस ऑफ न्यू एप्लीकेंट के केस में क्या होगा कि अगर आधार आइडेंटिफिकेशन उसके पास नहीं है, सो उस केस में चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई भी अदर पर्सन हो, तो उस केस में उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, कोई अदर वाइबल मीन्स प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिससे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। नाउ द सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ एन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सो उस केस में क्या होगा कि उसको भी अपना आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर वो फेल हो जाता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है इट इज़ डीम्ड टू बी इनवैलिड। So the C point is person, class of person who are exempt from आधार authentication। वो कौन कौन लोग हैं? फर्स्ट, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि सिटीजन ही नहीं है इंडिया का। सेकेंडली, अ क्लास ऑफ पर्सनस हु अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एन ऑथोराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो ये क्लास ऑफ पर्सनस अदर देन following class of persons जो होंगे। So here we can see person to whom Aadhaar authentication shall apply। तो individual who is citizen of India, authorized signatory of all types, managing and authorized partner, कर्ता of Hindu undivided family। So now we can see that how आधार authentication is done, कि आधार authentication होता कैसे है। So एक बार जब पर्सन का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद GST सिस्टम से उसको क्या भेजा जाएगा, एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे वो क्या करेगा, उस लिंक पे वो क्लिक करेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी और वो विंडो ओपन करने के बाद वो जितनी भी डिटेल्स वहाँ पर आ रही है उसका या फॉर्म जो भी है उसको वो फिल करना पड़ेगा और उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पार्ट बी में, जब हम पार्ट वन का हम पार्ट बी जो हम फिल कर रहे थे तो उसमें क्या था कि कौन कौन सी डिटेल्स जो होंगी उसमें उसको देनी पड़ेगी। तो उसमें हमने पढ़ा था बैंक अकाउंट। सो जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसे देनी पड़ेगी वो देनी कब तक पड़ेगी, विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज, नॉट लेटर देन 45 डेज। विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज उसको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। फाइन। उसके बाद जो है ये है इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर्म GST REC 06 में उसको देना पड़ेगा, शोइंग द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। फाइन। ये हमारा फॉर्मेट रहता है जो हमारे GSTIN हमें मिलता है, उसका फॉर्मेट ये रहता है। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्टेट कोड एंड देन नेक्स्ट 10 डिजिट्स जो होंगे 10 न्यूमेरिकल जो होंगे वो होंगे पैन का नंबर। देन एंटिटी कोड 2 डिजिट्स के होंगे और चेक सम कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है यहाँ पर जो कि 1 नंबर होगा। तो टोटल नंबर्स इन GSTIN इज 10 + 2 4 एंड सो टोटल 15 डिजिट्स का होगा हमारा GSTIN का अल्फा न्यूमेरिक। सो द 9th पॉइंट जो है हमारा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम कब मानेंगे, सो वेयर एन एप्लीकेंट सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे एप्लीकेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी सबमिट कर रहा है एप्लीकेशन, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल फॉर टू रजिस्ट्रेशन। जब वो लायबल हो गया उसके 30 दिन के अंदर वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ द 10th पॉइंट क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ NRTP एंड CTP। सो हमने इसमें पॉइंट ए जो पढ़ा है मीनिंग ऑफ CTP एंड NRTP, तो इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस में, यू कैन रेफर दैट वीडियो। So now the B point is special registration provisions of CTP and NRTP and taxable person। So इस केस में क्या होगा, NRTP और CTP जो हैं उनको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इनका क्या होगा कि एटलीस्ट 5 डेज़ के अंदर इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, प्रायर रजिस्ट्रेशन बिफोर 5 डेज़ ऑफ देयर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। सो CTP और NRTP को जो अपना पैन डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अब NRTP जो है वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, तो वो उसके केस में क्या होगा, उसको अपना पासपोर्ट की डिटेल्स उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
ना हम सी पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू CTP एंड NRTP। अब उनकी वैलिडिटी क्या रहेगी? 5 दिन पहले उन्होंने अपना क्या करवा लिया है, प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितने दिन तक का उनको ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन? सो उसका पीरियड जो रहेगा वो रहेगा पीरियड स्पेसिफाइड। यहाँ देखेंगे सी पॉइंट में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू CTP एंड NRTP विल बी वैलिड फॉर फर्स्ट पीरियड स्पेसिफाइड इन दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जो पीरियड स्पेसिफाई किया गया है, या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइन, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो रहेगा उसको हम मान लेंगे उसकी वैलिडिटी, कब तक वो वैलिड रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन। सो CTP एंड NRTP विल मेक टैक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फाइन। एंड इसके जो प्रोविजंस हैं विल, ठीक है, यहीं तक ही रहेगा, विच एवर इज अर्लियर। और इसमें क्या होगा कि फर्दर 90 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे, किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड डी पॉइंट इज एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि हमें जो TRN जो हमें मिलेगा, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जो मिलेगा, वो CTP के किस काम आएगा कि वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करने के उसके काम आएगा। यहाँ हम नीचे देखते हैं फर्दर, ठीक है, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन। अगर कोई NRTP है मान लीजिए, या कोई CTP है, वो कहीं ऐसी जगह किसी स्टेट में जा कोई ऐसा इवेंट कर रहा है जिसमें जो कि लॉन्ग रनिंग है, लॉन्ग रनिंग का क्या ड्यूरेशन है, दैट इज़ मोर देन 180 डेज। तो उस केस में उसको वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसको टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत है, जैसे नॉर्मली CTP या NRTP। उसको क्या करवाना पड़ेगा, उसको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होगा। सो नाउ हम देख लेते हैं, हमने अभी तक प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कर लिया सेक्शन 25 में, हमने कर लिया सेक्शन नंबर 27 जो कि था स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CTP एंड NRTP। सो सेक्शन 26 क्या है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जैसे कि हमने पढ़ा था देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हमने पढ़े थे, CGST, SGST, UTGST एंड IGST। सो इस केस में क्या होगा कि ऐसा कोई टैक्स स्पेसिफिक नहीं है GST कि अगर, या कि हमें CGST के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, SGST के लिए अलग, UTGST के लिए अलग। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारा GST में रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हमारा तीनों में ही, बाकी सब के लिए भी हमारा डीम्ड रजिस्टर्ड होगा। ऑलराइट, सो नाउ स्पेशल प्रोविजंस हैं किसके लिए, फॉर TDS एंड TCS के लिए। सो TDS और TCS का रजिस्ट्रेशन देयर इज़ अ सेपरेट थिंग। सो द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी सबमिटेड बाय सच पर्सन इन डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म एट GST कॉमन पोर्टल। और उनका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कितने दिन में करेंगे, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days आफ्टर द वेरिफिकेशन, फाइन। सो व्हेन अ पर्सन इज़ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन TCS के अंडर या TDS के अंदर, तो उनको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि किस स्टेट में या UT में वो अप्लाई कर रहे हैं, तो इन पार्ट A में, फाइन। फर्दर क्या बता रखा है कि दैट फर्दर द नेम ऑफ द स्टेट UT इन विच द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड इज टू बी मेंशन इन पार्ट B ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, फाइन। और जब ये प्रॉपर ऑफिसर को पता चल गया कि दैट देयर इज़ नो मोर रिक्वायरमेंट, दैट द पर्सन इज़ नॉट मोर डिडक्टिंग TDS और TCS, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, बट इस चीज़ को वो कम्युनिकेट भी करेगा बिफोर डूइंग दैट। सो द लास्ट पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केसेस ऑफ पर्सन अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब OIDR के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। सो उसके केस के लिए अलग टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। दे वुड बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड बाय सच ऑफिसर एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। सो इस चैप्टर में जो इस सेक्शन में हमने पढ़े हैं अभी तक, जो हम सेक्शंस कर चुके हैं, दैट इज सेक्शन 22, सेक्शन 22 से लेकर हमने 27 तक अभी तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने किया है दैट इज सेक्शन 25, 26 एंड 27। 25 वाज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, देन 26 जो हमने पढ़ा डीम्ड रजिस्ट्रेशन, देन 27 जो हमने पढ़ा
स्पेशल प्रोविजन फॉर CTP एंड NRTP. फाइन. सो आप इस वीडियो को मतलब कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, यू कैन रिपीट द वीडियो और you can watch it again. And I'm again telling you that this is a CA की book, and if you want to refer it, you can download it from Google, or you can easily pause the video and you can write the summary, or you can write it in short, only the main important points. So that's all for this video, and if you like this video, so please subscribe to my channel, and please share this video to the people for whom this video will be helpful. So thank you so much for watching this video, and please subscribe and like to my video.